देश है जहां नारियां युद्धों की भाषा बोली है, खुश बैठी का शीश काटकर अपने हाथों पे तोली है। जिस नारी के ताकत को देवों ने शीश झुकाया है, आज उसी शक्ति पर देखो काला बादल मंडराया है। जीजाबाई की गाथा को हमने आखिर क्यों भुला दिया? लक्ष्मीबाई को अपने मन में 70 वर्षों से सुला दिया। मिलकर हमको लड़ना होगा हरे रंग की आंधी से, मंगल पांडे की राह पे निकलो जब हल न निकले गांधी से। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज लगातार 10वां दिन आपके सामने हम सीरीज लेकर आए हैं, लव जिहादी को फांसी दो। और लव जिहादी को फांसी देने के लिए हम लगातार आपको कह रहे हैं, एक ऐसे कानून की मांग करिए, सड़क पर निकलिए। पूरे हिंदुस्तान में अब तक लाखों लोगों ने मिस कॉल करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचा है। लाखों लोग सड़क पर उतरे और मांग करे जिहादी को 30 दिनों के अंदर फांसी देने का कानून हिंदुस्तान में आना चाहिए। रोज प्रतिदिन एक राज्य नया जुड़ता जा रहा है, लेकिन हम केंद्र का कानून चाहते हैं और हर राज्य का भी कानून चाहते हैं, और इसलिए अब तक ये कानून नहीं आया है। हम लगातार प्रतिदिन आपके सामने आकर बिंदास बोल में जिहादियों को फांसी के कानून की मांग के लिए उपस्थित है। आज हम आपके सामने इस विषय पर काम करने वाले कुछ महिला कार्यकर्ताओं को, रणरागिनियों को लाने का तय किया है, इसलिए आज उनके साथ आपके बात हम प्रस्तुत करेंगे कि उनका क्या कहना है। एक पीड़िता को भी रखेंगे और साथ में आप भी कॉल से, सोशल मीडिया पर चल रहे लाइव स्ट्रीम पर कमेंट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिंदास बोल ऑन लव जिहाद इसको हैशटैग के साथ अपनी प्रतिक्रियाओं को सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं। आइए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आपको क्या खतरनाक चीज दिखाने वाला हूं। देखिए, मैं एक मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी, शर्म आई थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई थी शर्म? आई थी शर्म? 2 मिनट। तो 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया था, मुझे भी बहुत शर्म आई थी। 1 साल हो गया था। 1 साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को ले जाओ? मुझे मारने का खुद प्लान, मुझे भी मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। तो 15 तोड़े सोना कहाँ पे? सोना तो नहीं पता वो आगे ले आओ, पीछे हो जाओ। अंश में बताया। तो ये वीडियो हमने आपको सीक्वेंस में बताया। ये वीडियो बताने का कारण था, आज आपके सामने हम ये मुद्दा इसलिए लाए हैं, मुद्दा पुराना है लेकिन अभी भी सजा नहीं हुई है, और हम देख रहे हैं कि जिस मुद्दे पर देश में हाहाकार उठा था, जब यह मुद्दा देश के सामने आया, पहली बार सुदर्शन ने लाया था, तब देश में इस जिहादी को फांसी देने की मांग हुई थी। लेकिन आज इतने लंबे समय बाद भी ये फांसी पर नहीं लटका है। कानून की आवश्यकता क्यों है, इसलिए आपको पुनः याद दिलाने के लिए इन दिनों में सोशल मीडिया पर इसका टेक्स्ट बहुत घूम रहा है, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं पूरी घटना की यह कहानी। हमको जाने दो प्लीज, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। ये है अमन उर्फ शाकिब अहमद। शाकिब अहमद मेरठ के पास दौराला का रहने वाला है। शाकिब नौकरी करने के लिए चंडीगढ़ जाता है। शाकिब उर्फ अमन ने 23 वर्षीय एकता से टकरा जाता है। एकता को पता होता है कि वो जिससे प्यार कर रही है वो अमन है। एकता अमन के प्यार में डूब जाती है और अमन का टैटू
अपनी बाह पर गुदवा लेती है। आखिर एकता ने अमन को अपना जन्म जन्म का जो साथी मान लिया था। एकता अमन के साथ मरने जीने की कस्में खाती है। उसको क्या पता कि अमन की खाल में भीतर छुपा भेड़िया शाकिब है। शाकिब यानी अमन लड़की को हर तरह से अपने जाल में फंसा लेता है। हमको जाने दो। अब अमन यानी भेड़िए शाकिब का प्लान को अंजाम देने का वक्त आ जाता है। लड़की को अभी भी यही पता है कि उसका प्रेमी अमन है। अमन लड़की के साथ भाग जाने का प्लान बनाता है। लड़की एक संपन्न परिवार से होती है। अमन लड़की से गहने और पैसे मांगता है और साथ में भाग चलने की बात करता है। एकता देशवाल घर से 25 लाख रुपए के गहने लेकर मेरठ के पास दौराला कस्बे में पहुंच जाती है। दौराला में ही शाकिब यानी अमन का परिवार रहता है, लेकिन शाकिब एकता को कभी अपने घर पर नहीं लेकर जाता। शाकिब एकता के साथ दौराला में एक किराए के कमरे में रहता है। ईद के मौके पर शाकिब एकता को अपने घर लेकर जाता है और तब एकता को पता चलता है कि उसका प्रेमी अमन नहीं, अमन की खाल में छुपा जिहादी शाकिब है। जैसे ही एकता को हकीकत पता चलती है, वो नाराज हो जाती है और ऐसे में शाकिब का कोई भी मकसद पूरा होता नहीं दिखाई देता। और अब शाकिब और उसके घर वाले एकता को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि एकता से ना तो 25 लाख के गहने ऐसे मिलने वाले हैं और ना ही एकता अब धर्म परिवर्तन को तैयार हो रही थी। ऐसे में जिहादियों का खूंखार प्लान तैयार होता है। शाकिब धोखे से एकता को उसी रात कोल्ड ड्रिंक्स में नशा दे देता है और पूरे परिवार के मर्द एकता के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। यही नहीं, परिवार के साथ शाकिब के दोस्त भी एकता के साथ रेप करते हैं। परिवार की महिलाएं खुद एकता के कपड़े उतारती हैं और मर्दों से रेप कराती हैं। यही है जिहादियों के घरों में मर्दों और औरतों की हकीकत। और अब कलमा पढ़कर एकता का गला काट दिया जाता है, क्योंकि काफिरों का गला काटना इनकी किसी किताब में जायज ठहराया गया है। लेकिन फिर भारत के कानून का डर सताता है तो ये खूंखार जिहादी यही नहीं रुकते हैं, सिर के साथ एकता के हाथ भी काट दिए जाते हैं। क्योंकि एकता ने अपने प्रेमी अमन के जो टैटू वहां पर बनवा के रखे थे, उससे उसके फंसने का डर था और एकता की लाश की पहचान होने का भी डर था। सर और बाह कटी लाश को शाकिब अपने खेत में दफना देता है। सर को शाकिब पास के एक तालाब में फेंक देता है, लेकिन पता तब लगता है जब एक कुत्ता एकता के हाथ को लिए हुए खेत से जा रहा होता है। ऐसे में आस पड़ोस के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पर पुलिस सर कटे एकता के शव को बरामद करती है, लेकिन एकता के शव की पहचान पुलिस नहीं कर पाती। पुलिस आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को सूचना देती है कि कोई युवती गायब तो नहीं हुई है, लेकिन कोई पता नहीं लगता है। अब पुलिस के दिमाग में एक विचार कौंधा है। पुलिस देखती है कि आसपास के कौन कौन लोग बाहर नौकरी करते हैं। वहां पुलिस पता लगाती है। पुलिस को पता चलता है कि चंडीगढ़ में शाकिब नौकरी करता था और वहां से एक युवती के गायब होने की रिपोर्ट है। युवती का डीएनए चेक किया जाता है और वो युवती एकता ही निकलती और अब शाकिब पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब शाकिब और उसके पूरे परिवार का षड्यंत्र खुल जाता है। ऐसे में लड़की के परिवार वाले भी दौराला थाने पहुंच जाते हैं। लड़की के परिवार का गुस्सा और दर्द दोनों थाने में सामने आते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है, अभी एकता को न्याय नहीं मिला है। एकता के घर वालों को वही तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसे में क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो आपने देखा कि जिस लड़की ने प्यार किया, प्रेम किया, उस लड़की का ना केवल कत्ल कर दिया बल्कि घर के लोगों ने रेप किया। उस रेप करने के लिए उस लड़की के कपड़े उतारने वाली उस शैतानीन को भी आपने देखा। सोचिए कि ये क्या सोच है कि किसी लड़की को मारने के पहले उसके कपड़े उतारकर रेप करने के लिए कपड़े उतारने वाली महिला है। क्या ये इंसान है? मैं तो नहीं मानता। ये हैवानियत से भी बड़ी हैवान है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ऐसा देखते हैं, या इनके दिमाग में कौन ऐसा विस्फोटक सामग्री डाल रहा है जो किसी हिंदू की लड़की के साथ, हैवानियत शब्द भी शायद छोटा है, उससे भी बड़ी घिनौनी हरकतें करते हैं। मित्रों, इसको रोकने का एक ही तरीका है। आप सिर्फ आपकी कायरता, आपकी मूर्खता और सेकुलरिज्म के आपके पाठ ने अपने बच्चों के मन में शैतानों को पहचाने की नजर को खत्म कर दिया है। भाईचारे के भान के अंदर वो भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आती है और उसके बाद ऐसी दर्द भरी कहानियां जिसको सुनने के बाद रूह कांप उठती है। लगता है कि आखिर हम क्या सुन रहे हैं, हमारी मर्दानगी कहां है
जो ऐसे गद्दारों को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? इस देश के कानून में वो दम नहीं है जो ऐसे गद्दारों को समय रहते फांसी दे। इसलिए एक नया सख्त कानून ये देश लाए। इसके लिए लगातार आज 10वां दिन आपके सामने हूं। या मिस कॉल का नंबर भी चलेगा, उस पर कॉल करिए, अपनी बात को कहिए। अपनी बात एक मिस कॉल के द्वारा पहुंची हुई देश के एक आवाज के रूप में सरकार के सामने हम रखेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं आज की आखिर इसको कैसे रोका जाए। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल है, उनके पास चलते हैं, बात करते हैं, स्वागत करते हैं एक एक करके। हमारे साथ जो लोग हैं उनका परिचय मैं आपको सामने करता हूं। संदीप मुंजाल जी है, आपका स्वागत है। आप हिंदू जन जागृति समिति की कार्यकर्ता है। साथ में आराधना है जो हमारे साथ परसों जुड़ी हुई थी, पीड़िता है। पिंकी गुप्ता जी है जो कि भाजपा की नेता है, इस विषय पर काम करती है, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस विषय पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता नीलू राणा जी भी है, अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर में उनको हम अपीयर करेंगे। साथ में आप बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले माता पिताओं को, भाइयों को आग्रह है, अपने घर की छोटी सी छोटी बच्ची को भी जो कार्टून देखती हो उसको भी ये चैनल दिखाइए, क्योंकि उसको पता चले कि दुनिया कार्टूनों के साथ जीने की नहीं, शैतानों के साथ लड़ने की है। और इसके लिए वो तैयार हो जाए, उसकी मनोदशा बन जाए। इसलिए सुदर्शन अपने बच्चों को दिखाइए। मैं संदीप मुंजाल जी से बात शुरू करता हूं। आप आज के इस एपिसोड में पहले तो आप चारों का स्वागत है कि आप इससे लड़ रही है। जो पीड़िता है वो भी इससे लड़ी रही है, क्योंकि पहले तो इसमें शिकार हुई लेकिन अब लड़ने का साहस बना रही है। इसलिए आप चारों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते पहले संदीप मुंजाल से बोलिए। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि निकिता तोमर का केस तो अभी हमारे सामने ही है और बाकी केसेस जो आपने भी दिखाए हैं अभी अभी, तो ये तो हमारे सामने कुछ प्रतिनिधि उदाहरण हैं, सारे केसेस नहीं है। सैकड़ों घटनाएं प्रतिदिन घट रही हैं और लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं कि जो ऐसे केसेस को रजिस्टर भी नहीं करा रहे। कुछ दोबारा आता हूं, तब तक आपका आवाज ठीक किया जाएगा। मैं नीलू राणा के पास चलता हूं। नीलू राणा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हमने घटना दिखाई, आज हमने 10वें एपिसोड तक कई प्रकार के एंगल जो लव जिहाद के सामने लाए। आज से हमने शुरू किया है कि हम ऐसी घटना, जो घटना चली और देश ने कहा कि अरे इनको फांसी दो, लेकिन देश भूल गया, उन घटनाओं को याद नहीं कर रहा है। ऐसी भयानक घटनाओं को सामने लेकर आ रहे। घटनाएं जब भी होती है तात्कालिक प्रतिक्रिया, उग्र प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उसके बाद फिर वो शांत हो जाती है। नीलू राणा जी। सभी को जय श्री राम। लव जिहाद एक प्रकार की सोची समझी साजिश है, उनके द्वारा एक रचा गया छल है, जो सिर्फ सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का एक उनका इस तरीके से रूप है कि वो हमारे सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं लव जिहाद के द्वारा। तो सामाजिक सौहार्द तभी बिगड़ता है जब समाज में उन्माद ऐसी हरकतें की जाती है जो कि असहनीय है और आम जनता, विशेषकर हमारे किशोर किशोरियां जो कि सजग नहीं है इस तरीके के कालचक्रों से कि किस तरीके से चक्र रचा जा रहा है कि हम लोगों के बच्चियां, हम लोगों की किशोरियां, हमारी बहनें उनके जाल में किस तरीके से फंस जाती हैं। यही चीज है और शासन प्रशासन उनको पूर्ण तरीके से सहयोग करना चाहिए इस चीज में। लेकिन हम लोगों को, हम देखते हैं जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं होती हैं और हमारी बच्चियां जो है बेचारी मतलब सहम जाती हैं कि ये क्या हो गया अचानक हमारे साथ, क्योंकि माँ बाप उनको सच्चाई दुनिया की नहीं बताते। माँ बाप दोषी है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को जागरूक करना होगा इसके प्रति कि किस तरीके से बेटे बच्चों आप इनके बीच में उलझ सकते हो। आप समझिए कि आते हैं हिंदू बनकर, कलावा पहनकर आते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, फला राजपूत, फला शर्मा। तो आप समझिए कि हमारी जो बहनें हैं, बच्चे हैं, वो तो उनसे वही मिलकर मिलती है ना। और आप सभी जानते हैं कि महिलाएं कितनी इमोशनल होती हैं, वो उनसे इमोशनल अटैच हो जाती हैं और जहां वो अटैच हुई वो उसी चीज का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल।
हमारे साथ भाजपा की नेता है, उनके पास चलते हैं। पिंकी गुप्ता जी, आपका क्या अनुभव है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं बहुत इमोशनल होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, उन्हें बहुत देर में पता चलता है जब उनके साथ बहुत कुछ हो जाया करता है। तो वो कहीं ना कहीं बेचारी मजबूर हो जाती हैं और मजबूर होकर वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो माँ बाप को उनका एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कौन उनके दोस्त हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, एक छोटी छोटी बातों पे जब फतवा जारी कर दिया जाता है, कोई भी छोटी छोटी बातें होती है, फिर अब क्यों नहीं फतवा जारी किया जाता कि आप हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं? मैं ये अपेक्षा ही गलत है। ये अपेक्षा ही गलत है कि कोई फतवा जारी करके कहे कि इनसे शादी मत करो। उल्टा तो प्रोत्साहन दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में फेंके जाते हैं, बताया जाता है कि लाओ बख्शीश लेके जाओ, गाड़ी लेके जाओ, घर लेके जाओ, लाखों रुपए लेके जाओ। जी हाँ, बिल्कुल, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। उनको मुझे एक बात बताइए कि जब एक हिंदू लड़की किसी मोमडन से शादी करती है तो उसका पूरा परिवर्तन कर दिया जाता है, उसको स्पेशलाइज किया जाता है कि तुम्हें हमारे धर्म की पूरी सब करनी पड़ेगी, तुम्हें रिचुअल्स करने पड़ेंगे तुम्हें। तो मुझे बताइए, वो लड़का क्यों नहीं हिंदू बन जाता है शादी करने के लिए? क्यों नहीं उसके लिए अपना पूरा वो देता है कि जब लव कर रहा है तो फिर हिंदू बन जाए? बिल्कुल, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण तो सामने नहीं आया है, बल्कि लाखों के उदाहरण हैं जिसमें लड़कियों का ही धर्म परिवर्तन किया गया है। संदीप मुंजाल जी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि और हिंदू अपना नाम बता के लड़कों की दोस्ती बढ़ाते हैं। और अगर आपको इससे संबंधित का देखा है तो 2014 में 1,70,000 मैं जब तक आपका आवाज ठीक नहीं होता उधर आ नहीं सकता। मैं कंट्रोल रूम और आपकी तरफ जो भी लोग होंगे उनको भी कहता हूं कि आप के पास इतनी अच्छी जानकारी है, इतनी अच्छी संस्था से आप जुड़ी है, जरा टेक्निकल एरर को ठीक किया जाए। तब तक हमारे साथ आराधना जुड़ी है। आराधना जी, आप मंत्रालय गई थी, ऐसा पता चला महाराष्ट्र सरकार को कोई मदद मांगने गई थी, क्या हुआ? जी हाँ, मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास गई थी कल, उनको निवेदन दिया और उनको बोला है, तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि हाँ, हम आपकी न्याय दिलाने में मदद करेंगे। नाम क्या था? गृह मंत्री। नहीं, कौन से, मतलब राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, देशमुख थे? गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, उनसे मिलने गई थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम देखते हैं, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हाँ, हम करेंगे। कितना समय दिया उन्होंने आपके साथ बातचीत में? 5 मिनट बस? जी। आपकी व्यथा तो हमने सुदर्शन पर 32 मिनट लगातार सुनाई उस दिन। जी। आपने कहा नहीं कि आप मेरी पूरी बात सुनिए? उनके पास और भी कोई लोग थे, वहाँ पे राज दरबार था तो काफी लोग लाइन में थे, तो हर एक मतलब आप जनता दरबार में मिली थी? जी। महाराज जैसे राज्य के गृह मंत्री के पास लव जिहाद की शिकार लड़की की बात सुनने के लिए समय नहीं है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में लड़की की तरफ टेढ़ी आंख करने वाले सुल्तान शैतान कोई भी हो, उसकी आंख फोड़ी जाती थी, उस महाराष्ट्र में आज ये स्थिति है। क्या अपनी किसी रिश्ते की लड़की होती या अपनी लड़की होती तो कोई भी नेता ऐसा व्यवहार करता? कभी नहीं करता। लेकिन आज लड़कियों की संख्या इतनी बड़ी है कि उनके लिए कहने का मुद्दा है कि क्या करे, बहुत लोग फंस रहे। आपने कहा नहीं कि हिंदुस्तान में कैसे कानून की मांग उठ रही है, आप कानून लाइए? जी, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला उनसे, राज दरबार में इतने सारे लोग थे और सबके सामने मैं ये बात भी कैसे कह सकती। हम समझ सकते हैं आपकी व्यथा। आपने तो अपना आत्महत्या का निर्णय बदलकर आप हमारे साथ बात कर रही है, मुंबई जा रही है, इसमें ही बहुत बड़ी जीत है ऐसा हम मानते हैं। आप इस लड़ाई को जारी रखिए। अभी आपके साथ कई कार्यकर्ता जुड़े हैं, आपको न्याय मिलेगा, हमें भरोसा है। और आपके जीवन में इतना बड़ा
धोखा देकर आपके यातना देने वाले शैतान को सजा भी मिलेगी, यह भी मैं आपको कहता हूं। इस पूरे प्रकरण के बाद देश भर में कई नेताओं के बयान आ रहे हैं। वृंदा करात नाम की है तो महिला, लेकिन उस महिला का, उस बलात्कार करने वाली महिला ने कपड़े उतारे थे और यह बलात्कार करने वाले पुरुषों के चेहरे ढककर उनको बचा रही है। और लवजात की शिकार हो लड़कियां, इसलिए उनके आंखों पर कपड़े बांध रही है। उस महिला में और वृंदा करात में कोई फर्क नहीं है। देखिए क्या कहती है। शब लव जिहाद हमारे कानून में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है, हमारे भाषा में नहीं है, कहीं नहीं है। केवल उन मनुवादी सोचने वालों की दिमाग और दिल में है जो किसी भी हालत में एक लड़की की स्वयं अधिकार की मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा, उसको चुनने का जो अधिकार है, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है, ये बेहद गलत है। ये जो हमारे कानून, जो हमारे अधिकार है, जो हमें राइट देता है कि मैं खुद चुनूं कि किसके साथ रहेंगे, किसके साथ शादी करेंगे, किससे प्यार करेंगे, ये लोग कौन होते हैं तय करने के लिए। ये बहुत बड़ी बहस है। इसको लेकर मैं एक अलग से एपिसोड लेकर आऊंगा कि क्या हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां पर माँ बाप अपना अस्तित्व सब कुछ अपने बच्चों के लिए दांव पर लगा देते हैं, उस देश में उनकी सहमति शादी में क्यों नहीं चाहिए? उन देशों से क्यों तुलना जिन देशों में माँ बाप बच्चे अपने ऐश के लिए पैदा करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं सरकार के भरोसे। सरकार पाल पोस कर बड़ा करती है या कोई संस्थाएं बड़ा करती है। वहां पर उन बच्चों को अपने शादी के निर्णय में माता पिता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये वहां की सामाजिक रचना है। लेकिन हिंदुस्तान की समस्या को विदेश के चश्मे से देखने वाले नेताओं ने इस देश में इतनी गंदी स्थिति निर्माण की है। क्यों? प्यार करने की इतनी आजादी, शादी करने की इतनी आजादी कि अपनी माँ बाप को ना पूछे, उनके जीवन के अनुभव को क्यों ना ले? वृंदा करात के इस गंदी सोच के ऊपर मैं संदीप मुंजाल जी के पास चलता हूं। संदीप मुंजाल जी बिल्कुल, महिला होकर इस प्रकार का कथन ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहूंगी, क्या उनके सामने निकिता तोमर का केस नहीं है? क्या जो अभी आपने घटनाएं टीवी पर लाइव दिखाई है वीडियो के, ये उनको पता नहीं है? ये सारी घटनाएं नहीं है, वास्तविकता इतनी भयानक है। चलिए नीलू राणा जी, वृंदा करात के बयान पर आपका क्या कहना है? मैं उनकी निंदा करती हूँ। एक महिला होकर वो इस तरीके की बात कर रही हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारी किशोरियां कैसे गर्त में जा रही हैं और वो इस तरीके की बातें कर रही हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। मतलब महिला होकर वो इतनी घृणित बात कर रही हैं। और कानून में तो बहुत बदलाव की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए कहे जाते हैं कि ये कानून वो कानून, लेकिन महिलाओं के लिए उचित कोई कानून नहीं है। आप सोचिए, समलैंगिकता को कानून बना दिया जाता है। क्या वो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में उचित है? और धर्मांतरण करने के लिए जो है वो हमारे लिए पीछे पड़े हुए हैं हमारी संस्कृति के, कि धर्म बदल के हमसे शादी करके आप लोग धर्म बदले हम अपना। क्या इस समय ठोस कानून की आवश्यकता नहीं है? कहाँ सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है महिलाओं के प्रति? बिल्कुल। पिंकी जी, वृंदा करात के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उनको इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए कि एक महिला होकर वो इस तरह से कह रही हैं कि आजादी किस चीज की आजादी? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे को ये सिखाती है कि क्यों बनाए गए हैं ये सब रिचुअल, सब रिश्ते, कि इसकी शादी इसमें होगी, इसकी शादी इसमें होगी। ठीक है, माँ बाप को पूरी उसमें इंटरफेरेंस होनी चाहिए, क्योंकि कितने शिद्दतों से, कितने उससे अपनी बेटी को पालते हैं और फिर उनके साथ इस तरह का धोखेबाजी होती है शादी करने के बाद, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती है। बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन वृंदा करात जैसे लोग, आप तो कह रहे हैं कि वृंदा करात महिला है, ये तो सिर्फ नखा है, ये तो रावण की बहना है
और इसलिए तो हिंदुस्तान की सीताओं को रावण उठा कर लेके जाए, इसके लिए वृंदा करात जैसी शूर्पणखाएं हिंदुस्तान में प्रचार करती है। लक्ष्मण रेखाओं की आवश्यकता नहीं कहती है, कहती है कि मां बाप की सहमति की क्या आवश्यकता है। हिंदुस्तान में यह सहमति चाहिए, क्योंकि मां बाप अपने जीवन का सर्वस्व अपने बच्चों को बड़ा करने में लगाते हैं, अपने सपनों को तिलांजलि देते हैं और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की तुलना पश्चिम देशों के साथ नहीं हो सकती। यहां पर माता पिता की सहमति, हां बेटी की भी सहमति चाहिए, बेटे की भी सहमति चाहिए, लेकिन माता पिता की सहमति के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कानून का भी प्रावधान इस मांग के साथ मैं कह रहा हूं। हमारे साथ जो पीड़िता है उनके पास मैं चलता हूं। आपको क्या लगता है कि जो वृंदा करात कह रही है छूट होनी चाहिए, आपने भी अपने मां बाप से चीजें छुपाई, अगर हिंदुस्तान में ऐसा कानून होता या परंपरा को पाला जाता, मां बाप के साथ अपने बातों को शेयर किया होता, तो शायद आपके जीवन में इतना कठिन समय नहीं आया होता। आराधना जी बिल्कुल नहीं आया होता, पर लोग माँ बाप भी मजबूर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, ये मुस्लिम लोग, मेरे साथ जैसा हुआ है कि घर में घुस के इतना धमकाना, डराना, उनको पता होने के बाद कि एक ही लड़की रहती है माँ बाप के साथ में, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं, मैं अभी भी जाती हूँ तो पुलिस वाले बोलते हैं आपने तब पुलिस में शिकायत नहीं की, आपने तब ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बोलती हूँ मैंने पुलिस में शिकायत करके अगर वो लोगों की हिम्मत इतनी होती कि वो मेरे घर में घुस के मुझे कलमा पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम बना रहे हैं, इतनी धमकियां दे रहे हैं। मेरे पापा जब रोड से जा रहे हैं तो उनको गिरा दे रहे हैं, 4-5 मुसलमान के लड़के उनके पीछे रह रहे हैं, तो मैं और क्या बोलूं। आपके सामने एक उदाहरण है कि हरियाणा की लड़की ने मुस्लिम बनने से ना बोल दिया तो उसको सरेआम रोड पे मारा गया। तो मेरी कहानी कैसी होंगी, मेरे घर में क्या हुआ होगा। लोग बोलते आपने सहन कैसे किया, इतनी सारी चीजें आपने कैसे सहन की, तब क्यों नहीं आवाज उठाया। ये नहीं पूछते कि आवाज इसलिए नहीं उठाए, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। इसने इनको डरा धमका के रखा था कि हम कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो आपका जो प्रकरण है पूरा, उसमें माँ बाप को कब पता चला? माँ बाप को तो जब मैंने पहली बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जब मैं दवाखाने में से गोली वैसे तो मैं बच नहीं पाती थी पर बच गई। बचने के बाद में माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैंने कहा पापा मुस्लिम का लड़का, उसने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है, उसने मेरे वीडियोस निकाले हैं, उसने मेरा अबॉर्शन करवाया है। तब भी मेरे माँ बाप ने चुप रहे, क्यों गए कि बच्ची की बदनामी हो जाएंगी। उसके माँ बाप आए, उसके माँ बाप ने बोला मेरे माँ बाप को कि हाँ हम हमारे बच्चे को समझाते हैं, उसको बोलते हैं वीडियो डिलीट करने के लिए, आप जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ना करे करके। और कुछ दिनों बाद हमको भी पता चल गया कि ये लोग डराते धमकाते रहे, तो हमने भी हिम्मत करके जाके वहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट की। उस टाइम पे पुलिस बहुत अच्छी थी, उन्होंने एक्शन लिया, जल्द से जल्द तीनों आरोपी को अटक किया। तीनों आरोपी को अटक करने के बाद में उनको जेल भेजे और अच्छी कार्रवाई की उन लोगों ने। और उनके घर वालों की इतनी हिम्मत थी, वो कार्रवाई करने के बाद भी, जेल में जाने के बाद भी उनकी इतनी हिम्मत थी, वो मेरे घर में आ रहे, मुझे कॉल कर रहे, डरा रहे, धमका रहे, इतना कि कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ाने के बाद में उसकी माँ मुझे 1-1.5 महीना उनके घर पे चली गई, नमाज रोजे सब पकड़ा, सब जो भी है मुस्लिम रिवाज में सब करने के लिए कहा। और मैं डर के मारे वो सब कुछ करते रही, क्योंकि वहाँ पे मेरे माँ बाप अकेले और यहाँ पे मैं अकेली थी। तो मुझे मेरे माँ बाप को भी ऐसा लगा कि मेरी बच्ची को अगर हमने यहाँ पे कुछ एक्शन लिया तो ये लोग हमारी बच्ची को मार देंगे। बिल्कुल सही कह रहे आप। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पहली बार जब आपके माँ बाप को पता चला, तब अगर एक्शन थोड़ा साहस जो आज आप कर रही है वो किया होता तो शायद आगे का सारा मामला रुक सकता था? जी बिल्कुल, किया होता तो रुक सकता था, पर कौन माँ बाप चाहेंगे कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है करके ये दुनिया को पता चले, या समाज में इज्जत खराब हो, कल चल के इससे कौन शादी करेगा। जब उसके माँ बाप, उम्र के माँ बाप मेरे माँ बाप के पास आके बोले कि हम समझा देते हैं, इसमें आपकी बेटी की भी बदनामी होंगी, हमारे बेटे की भी होंगी, इससे अच्छा हम उसको समझा देते हैं, वो आपकी बेटी के पीछे नहीं लगेगा।
और जो भी उसके वीडियो है वो डिलीट कर देगा। इसलिए मेरे माँ बाप भी कहीं ना कहीं वहां पे रुक गए कि चलो अपनी बेटी की भी बदनामी हो जाएगी, तो कौन शादी करेगा, इसको कौन रखेगा अगर इसके साथ पता चलेगा कि ऐसा रेप हुआ है तो। अभी हमने जो घटना दिखाई आज, उस घटना में देखा कि घर के अंदर की एक महिला ही कपड़े उतारती है घर के पुरुषों ने रेप करवाने के लिए उस लड़की की, हिंदू लड़की की। आपकी केस में भी आपने कहा कि जो आपकी सास थी वो खुद ये चीजें करती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो उमर की माँ थी, जब मैं बोलती थी कि मुझे ये आदमी के पास नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, तो उमर और उसकी माँ मुझे बहुत मारते थे। हालांकि एक महिला रही तो अलग बात है, पर वो घर की तो सभी महिला ऐसी थी कि उमर की जो छोटी मामी है वो तो खुद लोगों को लेके आती थी उसके हस्बैंड के साथ में, और वो खुद पैसे लेती थी ये सब चीजों पे। बिल्कुल, मतलब आपका एक तरीके से खुलेआम शोषण किया जा रहा था। बिल्कुल शोषण किया गया, पूरी तरीके से किया गया। घर के लोगों ने तो किया ही किया उनके, पर बाहर के लोगों को बुलाकर भी करवाया। जो लड़कियां इस कार्यक्रम को देख रही है, जो माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे, आराधना की बात सुन रहे हैं, वो ईश्वर से आराधना करिए कि आपकी बेटियों के साथ ऐसा ना हो। और केवल ईश्वर के आराधना से ही नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपको पुरुषार्थ करने के लिए कहेगा कि अपनी बेटी को समझाइए, ऐसे कानून की मांग के लिए आइए, और ऐसे दरिंदों को आत्मरक्षा के नाम पर नहीं तो कम से कम इस देश की बेटियों को बचाने के लिए तो सजा दीजिए। ये सजा जब तक नहीं देंगे, ये देश की हर बेटी आराधना बनती रहेगी। संदीप मुंजाल, बोलिए। जी, केरल जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूतपूर्व ओमन चांडी जो कांग्रेस से हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि वो बीजेपी से नहीं है। खुद ये कहा कि 2006 में 4000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कर दिया गया है, और जिसमें से कई केस जो है वो लव जिहाद होंगे। 2016 में मिसिंग लड़कियों का डेटा है वो 1,74,021, 2017 में 1,88,382, 2018 में 2,23,621, और इनमें से ज्यादातर लव जिहाद की केस हो सकते हैं। ये डेटा मैं आपको एनसीआरबी के रेफरेंस से बता रही हूँ। तो इतनी लड़कियों को इस तरह बताया जाता है। और अगर संदीप मुंजाल जी, आप स्पीकर फोन पे बात मत करिए, आपको इतनी जानकारी आपके पास अच्छी है, लेकिन आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। जी, मैं दूसरा फोन लेती हूँ। चलिए, मैं आपको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, बिहार के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी ने भी आज बिहार में इस कानून की वकालत की। हमने आपके सामने जब से शो लाया है, 5वें दिन से, जब से हमने शुरुआत की, 5वें दिन से एक एक राज्य ने अपने राज्य में कानून की बात करना शुरू किया। मुख्यमंत्रियों ने, गृह मंत्रियों ने इसकी घोषणा की। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता, और बिहार में भाजपा सत्ता में है, हम तो नीतीश कुमार से भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, चुनाव चल रहा है, आपने शराबबंदी अपने राज्य में की, ये जिहादियों की भी बंदी कर दीजिए, लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार की जनता ऐसे किसी घोषणा की प्रतीक्षा कर रही है। सुनते हैं गिरिराज जी ने क्या कहा। देखिए, आज लव जिहाद की बात योगी जी ने कहा तो भी लोगों को दिक्कत हो रही है। लव जिहाद एक ऐसा रोग है जो पीएफआई योजनाबद्ध गैर मुस्लिम बहनों बेटियों को जाल में फंसाना। अब मैं केरल से शुरू करूं। केरल में गैर मुस्लिम यानी क्रिश्चियन और हिंदू के हजारों हजार बेटियां, ये केसेज हैं। इधर दिल्ली आ जाएं, अभी बल्लभगढ़ में उस लड़की का क्या दोस्त था, तोमर, गोली मार दिया। कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर राहुल एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, वो शादी करना चाहता था, उसकी हत्या कर दी। इसके लिए कानून होनी चाहिए। अगर बिहार में भी हमारी सरकार जब बनेगी तो गिरिराज मुख्यमंत्री से आग्रह करेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बने।
गिरिराज जी ही बिहार के मुख्यमंत्री हो जाइए और इस राज्य में कानून लाइए, क्योंकि अगर ऐसे नेता जो बेटियों को बचाने के लिए पहल करने वाले लोग सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर लव जिहादी उस राज्य की बेटियों के साथ हैवानियत करेंगे। गिरिराज जी की इस बात से मैं सहमत हूं। अपने अपने राज्यों में जहां पर भी जो भी नेता हैं अपने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाइए, आग्रह करिए, प्रेशर करिए। राजनीति के लाभ के लिए दलों ने दूसरे दलों के ऊपर प्रेशर करके क्या क्या प्राप्त नहीं किया हम सब जानते हैं। राजनीति का यह फंडा है, लेकिन राजनीति में अपने दल के हित के लिए लड़ने वाले नेताओं जरा अपने बेटियों के लिए भी कभी लड़िए। कम से कम इतिहास आपको याद रखेगा और हमारी बहनें आपके इस राजनीति से शायद बच जाएगी। इसलिए देश के तमाम नेताओं को, किसी भी दल के हो, यह पार्टी मुद्दा नहीं है, बेटियां देश की है, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं सेक्युलर नेताओं के रिश्तेदारों में यह सबसे ज्यादा होता है, ऐसे लोगों के घरों में, क्योंकि वहां पर सेक्युलरिज्म के भूत का संचार ज्यादा समय रहता है, भाषणों में, चर्चा में, आने जाने में, और इसलिए ऐसे नेताओं के घर की शिकार बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन किसी की भी ना हो, वो किस दल में है मुद्दा ना हो, हम तो चाहते हैं कि किसी का भी जीवन इससे कभी भी खराब ना हो। चलिए, हमारे साथ पूरा पैनल है, उनके पास भी हम चलते हैं, क्या कहते हैं बाकी लोग। लेकिन मैं आपको उसके पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी ये वीडियो दिखाता हूं। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरोत्तम जी क्या कहते हैं। शादी के लिए प्रेम करना और धर्म परिवर्तन करना, हाँ लव जिहाद भी कहते हैं, जैसा आप कह रहे हो लव जिहाद भी है, उसके लिए भी कानून बनाने का निर्देश, स्पष्ट रूप से सख्त कानून बनाने का मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में निर्देश दिया। शादी के लिए प्रेम करना और धर्म परिवर्तन करना, हाँ लव जिहाद भी कहते हैं, जैसा आप कह रहे हो लव जिहाद भी है, उसके लिए भी कानून बनाने का निर्देश, स्पष्ट रूप से सख्त कानून बनाने का मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में निर्देश। हम पूरा चलते हैं, हमारे साथ मैं भी खुद उनको सुनना चाहता हूं। संदीप मुंजाल जी, आप कुछ कह रही थी। संदीप मुंजाल, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि केरल के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री ओमन चांडी रहे कांग्रेस के, उन्होंने 2006 में ये बताया कि 4000 से ज्यादा युवतियों का धर्मांतरण किया जा चुका है। ये केरल में उन्होंने बताया। वो ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट की हम बात कर रहे हैं, हम कोई बीजेपी के लोगों के कथन पे नहीं जा रहे हैं। और केरल के हाई कोर्ट ने ये कहा कि 2000 से ज्यादा लड़कियां लव जिहाद में या तो परिवर्तित कर दी गई हैं, उसका शिकार हुई हैं, और या गायब हो गई हैं। और ये सिर्फ केरल की नहीं, ये पूरे देश की समस्या, और ये सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। वहाँ जो केरल के क्रिश्चियन पादरी, जहाँ पे इसको वो लव जिहाद ना कह के रोमियो जिहाद कहते हैं, उन्होंने क्रिश्चियनों में इसके बारे में जागृति की, क्योंकि क्रिश्चियन लड़कियों का भी धर्मांतरण हो रहा है। तो इस बात से अगर वृंदा करात बार बार मना करती हैं, तो उनके पास ये तथ्य मैं दे रही हूँ। 2016 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 1,74,021 लड़कियां ये मिसिंग रिपोर्ट है इनकी। 2017 में 1,88,382 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट है। 2018 में 2,23,621 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट है। और अभी जैसे बता रहे हैं कि ये सारी लड़कियों के तो केसेस सामने आते ही नहीं। जहां बड़ी घटना हो जाती है कि दिन दहाड़े निकिता तोमर को मर्डर कर दिया गया, या अभी आपने जो वीडियो दिखाया जहां पे इस हद तक केस पहुंच जाते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाती है, तो कुछ एक केस ही सामने आते हैं। ये सिर्फ प्रतिनिधित्व केसेस हैं, और पता नहीं कितने ज्यादा केसेस ये संख्या में हो सकते हैं जिनका पता भी नहीं चल रहा है। तो वास्तविकता जो है वो बहुत बहुत भयानक है। हिंदू नाम बताकर लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको फोन और दूसरे गिफ्ट देकर फंसाने की कोशिशें की जाती हैं। तो ये सब चल रहा है बहुत बड़े स्तर पर, और बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए। ये 2011 में हिंदू जन जागृति समिति का जो ग्रंथ है ये लिखा गया, जिसमें सारी जानकारी है। और आपके माध्यम से कई बार हिंदू जन जागृति समिति ने ये विषय को उठाया है, और आज फिर आप इन विषय को कई दिन से जो उठा रहे हैं, ये एक बहुत भयानक विषय है।
और यूपी अभी तक हमने 100 से ज्यादा बार इस विषय को उठाया है। इस लव जिहाद शब्द की शुरुआत भी सुदर्शन से हुई है और इसको 100 से ज्यादा बार उठाने पर भी नहीं हुआ। ऐसा ये कानून इस देश में लाना, अब तो मैं कहता हूं कि वैसे तो इस देश के कानून से विश्वास उठ गया है, इसलिए नया कानून शायद आशा जगा रहा है, लेकिन उससे भी नहीं होता तो फिर कोई दूसरे रास्ते का विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्योंकि कानून हमारी बेटियों के लिए है, हमारी बेटियां कानून के लिए नहीं है, यह ध्यान रखना। संविधान के लिए देश नहीं है, देश के लिए संविधान है, इसलिए किसके लिए किसका बलि दिया जाए इसका ध्यान रखना जरूरी है। मैं आराधना के पास चलता हूं। आराधना जी, यहां पर अभी संदीप मुंजाल जी बता रही थी कि कैसे गिफ्ट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। आपके साथ जिसने धोखा किया उसको मुस्लिम समाज ने बड़ा समर्थन किया था क्या? समर्थन किया था या नहीं किया था वो पहले नहीं पता, पर शादी के बाद मैंने उससे एक बार पूछा था कि आप लोगों को मुस्लिम में तो इतनी लड़कियां रहती है, तो हिंदू लड़कियों के साथ आप लोग ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा था कि हमको तो हिंदू लड़की लाने के पैसे मिलते हैं। हाँ, उसने कहा था कि हमको तो हिंदू लड़की लाने के पैसे मिलते हैं और तुझे भी लाने के हमको पैसे मिले हैं। तो मैंने कहा था कि आपको कौन देता है? तो मुझे बोले कि नाम तो उसने बताया था, मैं नाम नहीं लेना चाहती और मुझे इतना याद भी नहीं है, पर इनका बहुत बड़ा रैकेट है। ये बात मैंने पुलिस को भी बताई कि ऐसे मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी इसमें, इन लोगों का बहुत बड़ा रैकेट है कि ये हिंदू लड़कियों को लाते हैं, फंसाते हैं और फिर बाद में जो है ये ऐसा सब करवाते हैं लड़कियों से। तो इसमें मैं सिर्फ नाराज इस बात से कि मैं पुलिस से ये अपेक्षा नहीं रखी थी मैंने कभी भी कि पुलिस ऐसा मेरे साथ कुछ करेंगी। जब मैं ये दर्ज करने गई शिकायत पुलिस स्टेशन, तो पहले तो मेरी शिकायत कोई ले नहीं रहा था। लेने के बाद में मुझे बोले कि हाँ ठीक है हम ले लेते हैं, क्योंकि पहले से ही मैनेजमेंट था इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों को जो पैसे सप्लाई करता है जो भी है आदमी, जो भी बड़ा आदमी है जानी मानी यहाँ का, वो सब मैनेजमेंट करता है, सब करता है। तो मुझे 2.5 घंटे रात में बैठाया गया, 2.5 घंटे तक, रात में 10:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठाया गया। मुझसे सब बातें लिखवाई गई, सब टाइप किया और बाद में पीआई का फोन आता है कि वो लड़की की जो है आप गुनाह दाखिल मत करो, एफआईआर मत करो, इसको स्टॉप कर दो अभी। तो मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैडम आप है ना कल आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं कल आती हूँ, अभी आप नहीं ले रहे? तो बोले नहीं। तो फिर मैंने कुछ समाज के लोगों को कॉल की जिन्होंने मेरी मदद की। फिर सुबह मुझे पीआई का फोन आया कि आप आ जाओ, आपका एफआईआर रजिस्टर हो रही है करके। तो मैं गई, तो मुझसे वहाँ बिना पढ़ाए, बिना मुझे पढ़ाए, मतलब जो इससे पहले भी मैंने केस की थी इसलिए मुझे पता है कि वो लोग पहले पढ़ाते हैं कि आपने क्या क्या शिकायत लिखी है इन लोगों के लिए। तो इन लोगों ने ना मुझे शिकायत पढ़ाई, ना मेरे हाथ में पेपर दिया पढ़ने के लिए। इन्होंने मुझसे वैसे सिग्नेचर ले लिए। सिग्नेचर लेने के बाद में मैं देखती हूँ कि जब मैंने 8 आरोपी के नाम लिखे तो 8 में से 5 आरोपी के नाम इन लोगों ने निकाल दिए, पुलिस वालों ने खुद। और जो मैंने जिसकी भी शिकायत की थी, तो अगर मेरा एफआईआर 3 पेज की है तो सिर्फ 1.5 ही पेज पे आ गई मेरी एफआईआर पूरी। तो मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने जो लिखवाया था वो तो आप लोगों ने इसमें लिखा नहीं और मुझसे सिग्नेचर भी ले ली। तो बोले मैडम आपको तो नाम ही याद नहीं थे। तो मैंने कहा सर आप कैसे बात कर रहे हो, नाम मुझे, जब ये लोग मेरे साथ इतना गंदा सलूक कर सकते हैं तो क्या मुझे ये लोगों के नाम नहीं याद रहेंगे? इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया या क्या मेरे को ये याद नहीं रहेगा मुझे? तो बोले मैडम आप तो एफआईआर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप जाओ। तो फिर मैं उसके बाद में सिक्की ऑफिस में मीटिंग रखी, वहाँ पे गई, सिक्की साहब से शिकायत की यहाँ के। सिक्की साहब ने बोला हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, वहाँ एसपी मैडम थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की सबकी। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ पे मैं शिकायत करने गई थी वो लोग उल्टा ही मेरे समाज के लोगों को बोल रहे हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं है, कैरेक्टरलेस है, इसका तो काम है ये है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी पुलिस को भी और सबको कि मेरा काम क्या है, तो फिर वो सिद्ध करो आप लोग। मेरा आवाज उठाना गलत है क्या इन लोगों के लिए? अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं कुछ ना बोलूं, कुछ ना करूं इन लोगों के लिए, मैं चुप रह जाती तो अच्छा रहता। हाँ, यही गलती, यही मैंने पहले 376 जो रेप केस उसके ऊपर दाखिल की थी, इसका अंजाम तो आप लोग देख ही रहे कि शादी कैसे करवाई, धर्मांतर कैसे बदला, उसके बाद में मेरे साथ क्या किया। हाँ,
तो पुलिस बोलती है कि नहीं लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा लोगों के मन में नेगेटिव सब भर दिया है कि आपको नहीं पता ये नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ पुलिस ही अगर सच झूठ करती है सर, तो फिर मैं अदालत क्यों जाऊँ? मुझे यही से यही सच और झूठ करके दे दी। बिल्कुल। तो आपके साथ अब हम जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं, और हम आज के कार्यक्रम के द्वारा मैं पुनः अपील करता हूं, जो लड़कियां लव जिहाद की पीड़ित है या जो लव जिहाद की पीड़ित लड़कियों को बचाने का काम करती है, ऐसी वॉलंटियर्स को सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट अपने यहां पर वॉलंटियर के रूप में रखना चाहता है। उनको मासिक तौर पर कुछ मानधन भी देगा, इसलिए कि वो अपनी व्यथाएं या दूसरे ऐसी लड़की पीड़िता की व्यथाएं आज के बच्चों को, लड़कियों को जाकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्लासेस में जाकर बताएं कि उनके साथ क्या हुआ, और साथ में यह भी बताएं कि किसी लव जिहादी को कैसे पहचानना है और अपना बचाव उससे कैसे करना है, जो गई है उनको वापस कैसे लाना है, और इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है। इसलिए अगर आप लव जिहाद के विषय पर समय देना चाहते हैं तो आपके समयदान की हम मांग करते हैं। जिनके पास उपजीविका का कोई दूसरा साधन है ही नहीं है, उनको हम अपने ट्रस्ट के तरफ से कुछ मानधन भी देंगे और उनके आने जाने का खर्च और इस विषय पर जन जागरण का कार्य करने के लिए पूरी व्यवस्था भी करेंगे। क्योंकि जब इस देश में करोड़ों लोग लव जिहाद के षड्यंत्र को करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ लाख लोग तो निकले जो इस देश को जगा सके। और इसलिए इस मुहिम को सुदर्शन न्यूज शुरू कराए। अपने एनजीओ के मार्फत आप भी इसके साथ जुड़िए, आगे आइए, लोगों को जगाइए और हमारी बेटियों को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए। बेटियां राजनीतिक नारों से नहीं बचेगी, बल्कि भरकस प्रयासों से बचेगी, और वो प्रयास करने के लिए आपकी जरूरत है, आवश्यकता है। हम पहल कर रहे हैं, साथ दीजिए। हम कुछ कॉलर को भी लेंगे और कॉलर के साथ भी बात करेंगे, लेकिन संदीप मुंजाल जी के पास चलता हूं। संदीप मुंजाल जी, पहले तो लोग बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब बोल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, बात हो रही है, क्या प्रयास किए जाने चाहिए? हाँ जी, आपका ये जो कदम बहुत स्वागत योग्य है, और इसके साथ साथ यूपी और हरियाणा में जो लव जिहाद के विषय में लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की जो बात चल रही है उसका भी स्वागत है, और ये जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि देश भर में ऐसे केसेस के लिए लव जिहाद विरोधी कानून बने। अंतरधर्मीय जितने भी विवाह होते हैं वो केवल और केवल न्यायालय के सामने ही रजिस्टर हों, और युवतियों को जो स्कूल से ही एक तो स्व संरक्षा प्रशिक्षण के जो है वो अनिवार्य किया जाए, और दूसरा जैसे आपने कहा कि उनको इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। जिस प्रकार के ये केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसी लड़कियां स्वयं आपके माध्यम से और अन्य तरीके से हमारी हिंदू युवतियों को जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी हिंदू जो जनसंख्या है इस प्रकार से जब धर्मांतरित होती है तो हमारा जो वंश है, एक लड़की के धर्मांतरित होने से पूरा वंश धर्मांतरित हो रहा है, और हिंदू जनसंख्या तेजी से घटेगी और घट रही है। और दशकों से जो हिंदू जनसंख्या जो 85% थी शुरू में, वो आज 79% पे आ गई है, जबकि मुस्लिम कभी तो 100% थी, कभी तो 100% थी, 100% से 79 पे आ गई है। जी जी, 79 पे आ गई है। और वो भी 79 जो आप बोल रही है, उनमें मुझे तो ऐसा लगता है कि 59 से ज्यादा नाम के हिंदू है, जन्म से केवल हिंदू है। वृंदा करात जैसे नाम हिंदू, और कारनामे सिर्फ नखा वाले, वो तो इसमें भी आते हैं ना, इस 79% में। जी जी, एक और मांग मैं ये करना चाहूंगी यहाँ कि जितने भी मुसलमान युवक और हिंदू युवतियों के संदर्भ में पुलिस के पास जो केस आते हैं, उनको लव जिहाद के नाम से रजिस्टर किया जाना चाहिए, और इस विषय की जो जांच है वो एक अलग टीम करे। तो इस प्रकार से हिंदू जन जागृति की तरफ से हम ये मांग करते हैं। बिल्कुल, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में जब आरटीआई लगाई गई कि महाराष्ट्र में कितने लव जिहाद के केसेस हुए, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका उत्तर दिया है, ये शान कर तो ऐसी लड़कियों के एफआईआर में लव जिहाद लिखे ताकि देश का आंकड़ा सामने आ सके। आपने जो कई लाखों का आंकड़ा केरल का बताया, कल हमारे साथ सहारनपुर के लोग थे, उन्होंने कहा कि एक महीने में 100 से ज्यादा केसेस अकेले जूनियर भगत सिंह जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने हैंडल किए हैं एक महीने में। तो सोचिए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसमें 80 सहारनपुर जैसे जिले हैं, बल्कि बड़े जिले हैं, उनमें यह संख्या कितनी बड़ी होगी और पूरे हिंदुस्तान में कितनी बड़ी होगी। संदीप जी।
जी, बहुत ही भयानक है ये वास्तविकता, बहुत भयानक है। और ये जो सामने भी आ रहे हैं केसेस, ये तो कुछ एक केसेस ही हैं, पता नहीं कितने केसेस जो सामने भी नहीं आते, जहां चुपचाप ये धर्मांतरण भी हो रहा है और हो सकता है बहुत सारी लड़कियों की जान भी जा रही है। तो ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और इस पर तुरंत जो कुछ इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, इन सबको रोकने के लिए और वापस उन लड़कियों को लाने के लिए ये तुरंत इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। इसमें पहले होना चाहिए। मैं आराधना जी के पास चलता हूं। आराधना, ये देखा गया है कि लड़कियों को जमीन में गाड़ा दिया जाता है, सर काट के कहीं और फेंका जाता है, तालाब में फेंका जाता है। अभी तो मेरठ में एक ऐसा केस हुआ कि जो जमीन घर के बाथरूम के अंदर उसको गाड़ के रखा था और पता नहीं था, बाकी सारी दिनचर्या उनकी चल रही थी। क्या महाराष्ट्र में संभाजीनगर में आप रहती हैं, वहां पर कैसे कैसे सामने आ रही है? जी, केसेस तो बहुत आते हैं, पर कुछ लड़कियां डर के मारे या फिर कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस आया है ये सब चीजों का, कहीं ना कहीं पुलिस वाले ये मैटर को दबा देते हुए, अगर मैनेजमेंट है या कुछ है, ये तो मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस था कि जब मैं अभी आप जब खुल के बाहर आई है, क्या आपको कोई ऐसी लड़कियां संपर्क कर रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। आराधना जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। मैं कुछ कॉलर को भी लूंगा, क्योंकि हम बिंदास बोल में कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, जिससे कि उनको पता चले क्या हो रहा है और देश ऐसे लोगों के साथ बात करे। कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इसके लाइव स्ट्रीम में पूछे हुए सवालों के उत्तर देने की भी व्यवस्था हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। एक हम लव जिहाद के लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हम आपने जो 5 तारीख को कार्यक्रम किए थे सर, हमने हमारे क्षेत्र में एक छोटा सा प्रोग्राम किए थे, मतलब ज्यादा नहीं, 4-5 जन हम सहयोगी मिलके सर, वो हमने हर जगह आपने जो नंबर दिया था वहाँ पे शेयर किए, हर जगह सोशल मीडिया पे शेयर किए। पर सर, आपके साथ उस दिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसकी बहुत ज्यादा कड़ी निंदा करते सर। हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि सर इतना अच्छा हम लोग सुबह से ये चीज में लगे थे, पर आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ सर उस दिन। समाज के लिए काम करने वाले लोगों ने पत्थर झेले हैं, गोलियां झेली है, गालियां झेली है। जिस रास्ते पर हम निकले हैं, हमको पता है कि यहां पर फूल ही नहीं मिलने वाले, कांटे भी मिलेंगे, सूल भी मिलेंगे, और इस प्रकार से सब कुछ जीवन में होना है। इस स्टूडियो में खड़े होकर केवल बोलना आसान है, जब तक जमीन पे उतरेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं और इस देश की सिस्टम से ही टकराएंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे साथ केवल अच्छा ही होगा, ऐसा मानकर अगर आप बहन बेटियों को बचाने निकले हैं, तो फिर आपकी निराशा होगी। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यह मानकर निकलिए, तब आप निराश नहीं होंगे। हर संघर्ष आपका हौसला और आपकी हिम्मत और बढ़ाएगा। आपके खिलाफ हुआ हर अन्याय आपको और शक्ति देगा और ऊर्जा देगा इसके खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए हमारे साथ केवल अच्छा ही होगा, यह अपेक्षा हमें नहीं है। लेकिन हाँ, जो बुरा हुआ है उसकी सजा हमने तो ऑन द स्पॉट दी है, और हम चाहते हैं इसकी सजा हमारे साथ बुरा होने की जिनको लगता है वो ऐसे लोगों को अवश्य दे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं कृष्णा मुरारी बोल रहा हूँ, धनबाद से सर, झारखंड से। सर, ये जो लव जिहाद का मामला चल रहा है हमारे देश में सर, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर, और मैं चाहता हूँ सर इसके लिए कड़ा से कड़ा कानून देश में इनके खिलाफ बने। आप झारखंड से बात कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी होकर भी झारखंड में लव जिहाद का एक आधुनिक प्रकार चल रहा है। सारे ही जहां पर आदिवासी की जमीन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता, वहां पर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके उनकी जमीन को कब्जाने का काम झारखंड में हो रहा है। हाँ सर, यहाँ पर तो लव जिहाद का सर बहुत जोरों शोरों से चल रहा है सर। बिल्कुल। और ऐसे क्षेत्र वो पूर्वोत्तर के हो या जहां पर भी आदिवासी वनवासी भाई हमारे रहते हैं, उनकी जमीन के रिजर्वेशन को उनको हड़पने के लिए कैसी भी लड़की हो, किसी उम्र की हो, डाइवर्स हो या कुछ भी हो, कोई भी मुसलमान उससे शादी करके इसलिए फंसाता है कि उसको केवल लड़की नहीं चाहिए, उसको चाहिए वो जमीन। और आज जंगल की जमीन, आज कितने आदिवासी भाइयों की झारखंड की जमीन और बेटी
दोनों लूटी जा रही है। लेकिन शिबू सोरेन जैसे व्यक्ति के बेटे आज झारखंड के मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने आदिवासी बहनों के न्याय के लिए आंख मुंद कर लव जिहादी के आगे शरण गए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। अरे क्या होगा, सत्ता ही तो जाएगी ना, सत्ता और क्या जाएगा। संघर्ष करिए, सत्य के लिए लड़िए, सत्ताएं आपके कदमों में होगी। लेकिन ऐसे शरण जाने वाले नेताएं इस देश में हमेशा एक खलनायक की तरह याद किए जाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अभी कुछ कॉलर हमारे साथ आए थे। मैं कॉलर लेने के पहले एक बार जरा संदीप मुंजाल के पास चलना चाहूंगा। मैंने झारखंड और आदिवासी क्षेत्र का उदाहरण बताया संदीप जी, जिसमें कैसे महिलाओं के साथ उनकी प्रॉपर्टी के लिए यह सब कुछ किया जाता है, यह सामने आया है। जी, देश के हर हिस्से में अलग अलग तरीके से ये जो चल रहा है, इसका मकसद यही है कि हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनके माध्यम से उनकी भूमि, उनकी धन संपत्ति पे काबू करना। क्योंकि ना तो केवल एक लड़की जाती है घर से, बल्कि वो अपने उसको इस तरह से बरगला दिया जाता है कि वो बहुत सारा अपने घर से शायद धन संपत्ति सोना भी लेकर जाती है, और बाद में अगर बिल्कुल सब कुछ उसका चला जाता है, उसका सोना भी चला जाता है। अभी आज के केस में हमने दिखाया कि कैसे 25 लाख रुपए के गहने लेकर आई हुई बेटी भी गई और गहने भी गए, सब कुछ गया, लूट गया, क्योंकि आपने आपके बेटियों को संस्कार नहीं दिए, पहचानना नहीं सिखाया, खतरों को जानना नहीं सिखाया, और लव जिहादियों को शिकार आपने करने दिया। इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए चारों अतिथियों का, करोड़ों दर्शकों के हम आभारी हैं। हम लगातार 10 दिनों से ये सीरीज आपके पास लेकर आए हैं, फिर भी प्रतिदिन इसकी दर्शक संख्या बढ़ रही है। मित्रों, इस कार्यक्रम को देखकर सोना चुप बैठना नहीं है, जगाना है। अगर आप एक भी बेटी को बचाने में कामयाब हुए तो आपको स्वर्ग नसीब होगा, यह हमारा धर्म कहता है। और वहां पर एक बेटी लाकर बर्बाद कर दोगे तो जन्नत नसीब होगी, ऐसा बताने वाले कठमुल्ले हैं। आप सत्य के राह पर चलिए, हमारा संस्कार यही कहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हमको जाने दो प्लीज, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। Yeah.